है यार। आ जाओ अब पैटर्न शुरू करते हैं। यार देखो, पैटर्न ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का गेम है। और पैटर्न में दो चीजें आइडेंटिफाई करने वाली होती हैं। एक तो वो चीजें जो कि आपकी बिल्कुल सेम है, हर बार में उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और एक वो चीजें जिनमें हर बार में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो वो चीजें जिनमें हर बार चेंज आता है ना, वो आपके होते हैं सीक्वेंसेस, यानी वहां पे आपके सीक्वेंसेस का चैप्टर लगेगा। और अच्छा, जिन चीजों पे चेंज आ रहा हो ना, तो कोशिश करना कि उसमें इस तरह का एक बॉक्स बना लो ताकि बाद में किसी कंफ्यूजन से बच जाओ। ये कोई मैंडेटरी काम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पर्सनल रिकमेंडेशन है जो कि तुम लोग को पेपर में हेल्प करेगी। और जिन चीजों में चेंज नहीं आता, वो आपका पैटर्न है, वो कुछ भी कर लो हमेशा सेम ही रहने वाला है वो। ठीक है। तो इसके हम चार पांच क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और चार पांच क्वेश्चंस में होपफुली हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले द फर्स्ट फोर टर्म्स u1 u2 u3 एंड u4 इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर गिवन बाय दिस। हमें u1 का एक पैटर्न दिया हुआ है, हमें u2 का एक पैटर्न दिया हुआ है, फिर u3 का एक पैटर्न है, u4 का एक पैटर्न है। देखो, कभी भी इस तरह का आए ना कि तुम्हें लग रहा है पैटर्न का सवाल हो, तो हमेशा एक काम करना, भले ही ये पैटर्न नंबर लिखे ना लिखे, जैसे इसने यहाँ लिख के दिया हुआ है ना, u1 u2 u3 u4, ये ना भी लिखे ना, तो तुम खुद से क्या काम करोगे, हर एक के पीछे नंबरिंग करोगे। n1 n2 n3 n4। या इसके बजाय तुम ये कर सकते हो कि n को बार बार लिखने के बजाय n को एक ही दफा लिखो ऊपर, और नीचे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 करके। यहाँ पे n1 का मतलब है आपका सबसे पहला सीक्वेंस, n2 का मतलब है दूसरा सीक्वेंस, n3 का मतलब है तीसरा सीक्वेंस, और n4 का मतलब है चौथा सीक्वेंस। इस तरीके से काम करना है, और ये आपको आगे हेल्प भी करेगा। अभी हम देखते हैं कहाँ पे। ये हमारा पैटर्न था। हमने इस पैटर्न में सबसे पहले देखा कि अगर हमने यू एन निकालना है, यानी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकालना है एन की टर्म्स में, तो कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं हो रही। सबसे पहले हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें चेंज हो रही हैं उस पर एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले वाले नंबर्स को। फिर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। फिर ये नंबर चेंज हो रहे हैं, इसके लिए एक और बॉक्स बनेगा, मल्टीप्लाई बाय वन मोर बॉक्स। फिर हमारा प्लस का साइन सब पे आ रहा था, ऐसा ही है, तो प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनपे जो पावर है वो सब पे स्क्वायर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर चेंज हो रहे हैं उसके लिए एक बॉक्स बना देंगे और उसके ऊपर पावर स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखो, इक्वल टू का साइन सब में आ रहा है, इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया। और फिर लास्ट में आपके ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक और बॉक्स बना दिया। सबसे पहले क्या काम करना है, हमने वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो आपकी सेम है, और वो चीजें जो कि आपकी सेम नहीं है। जो चीजें आपकी सेम नहीं है ना, जो बार बार चेंज हो रही हैं, वो आपकी सीक्वेंस के थ्रू पता चलेंगी, जो कि हमने कल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। उनको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी चीजें सेम है, उनको एग्जैक्ट हमने छाप देना है। जैसे यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का साइन, स्क्वायर और इक्वल टू सब में आ रहा था, तो ये हमने एग्जैक्ट वही चीजें छाप दी। और जो चीजें चेंज हो रही थी, हमने उन पे एक बॉक्स बना दिया। अब ये बॉक्स की वैल्यूज फिल करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा एक एंड टर्म के उसमें बन जाए। तो ये बॉक्स को फिल कैसे करना है, देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जब भी हम एक पैटर्न का क्वेश्चन देखें, हम एक नंबर दे देते हैं उसको एन की टर्म्स में। ये आपका पहला सीक्वेंस है, ये आपका दूसरा सीक्वेंस है, ये तीसरा और ये चौथा। अब अगर हम यहाँ पहले नंबर की बात करें, तो जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वही यहाँ पे नंबर है। सीक्वेंस नंबर 2 था, तो इधर भी नंबर 2 था। इधर सीक्वेंस 3 था, तो इधर भी नंबर 3 था। पॉइंट इज कि जो हमारे सीक्वेंस का नंबर है ना, वही नंबर हमारा इधर आ रहा है। तो सीक्वेंस का नंबर जब सेम हो आपके नंबर से, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो यहाँ पे हमने पहला बॉक्स फिल किया एन का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा बॉक्स देखा, दूसरा बॉक्स हमारा इन नंबर्स का था। ये हमने ये चीज देखी कि ये आपका जो सीक्वेंस नंबर है ना, उससे एक पॉइंट आगे जा रहा है। अगर आपका सीक्वेंस 1 था, तो ये नंबर 2 था। अगर आपका सीक्वेंस नंबर 2 था, तो ये नंबर आपका 3 था। अगर ये सीक्वेंस 3 था, तो ये आपका नंबर 4 था। यानी एक पॉइंट आगे जा रहे हो, जो भी आपका सीक्वेंस नंबर है आप उसमें +1 कर रहे हो। तो सेकंड बॉक्स की जो वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, सेकंड बॉक्स की वैल्यू हमने लिखी n+1 की, ठीक है। फिर थर्ड बॉक्स पे आ जाओ, जिसपे आपका स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर अब जिसपे लगा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे नोट करें, तो पहला जो हमारा सीक्वेंस है उस पे आपका इधर नंबर 3 आ रहा है, यानी दो नंबर आगे है। फिर दूसरा जो सीक्वेंस है, वो आपका इससे दो नंबर आगे है, यानी सीक्वेंस 2 में इधर आपका नंबर 4 था।
सीक्वेंस 3 में इधर आपका नंबर 5 था, यानी फिर 2 नंबर आगे। इधर सीक्वेंस 4 में नंबर 6 था, यानी 2 नंबर आगे। यानी जो भी हमारा सीक्वेंस का नंबर है उससे 2 पॉइंट्स आगे है, यानी +2 हो रहे हैं अपने सीक्वेंस नंबर में। तो थर्ड बॉक्स जो था हमारा, ये जब हमने फिल किया तो ये आपका हुआ, हाँ एक मिनट, ये आपका हुआ n+2। ये सारी वो चीजें थी जो हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे। देखिए इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम इस पे कोई फॉर्मूला लगाएं। चाहो तो लगा सकते थे फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाते? फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते कि यहाँ पे देखते हैं जो हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनमें सेम नंबर 1 ऐड होता हुआ जा रहा है। 1 में 1 ऐड हुआ 2 बना, 2 में 1 ऐड हुआ 3 बना, 3 में 1 ऐड हुआ 4 बना। तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक का सीक्वेंस लगा के, अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते थे। यार +1 होता हुआ जा रहा है। 2 में +1 किया 3 बना, 3 में +1 किया 4 बना, 4 में +1 किया 5 बना। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू 2 हो जाती, डिफरेंस की वैल्यू 1 होती, और हम अपना वो वाला पूरा फॉर्मूला लगा देते जो भी मैं तुम लोग को करा के दिखाया था। फिर सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती थी। 3 4 5 6, +1 +1 +1 होता हुआ जा रहा है। जब भी हमारा सेम नंबर ऐड होता हुआ जाए तो हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 लेते, डिफरेंस की वैल्यू 1 लेते, और फिर आपका यहाँ पे पूरा काम हो जाता। और फिर अब जो असल मसला है ना, वो है ये राइट साइड वाले के लिए। लेफ्ट साइड वाला तो हमने पूरा बना लिया बॉक्सेस के थ्रू, पूरा इसको कर लिया। अब राइट साइड में जो नंबर है ना, उसके लिए हमें पूरी लंबी चौड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 11 22 37 और 56, ये नंबर से। तो हमने ये देखा कि पहले नंबर में आपका 11 का फर्क था, 11 नंबर्स का फर्क था। फिर दूसरे 2 नंबर्स में आपका 15 नंबर्स का फर्क था। और फिर थर्ड नंबर में आपका 19 नंबर्स का फर्क था। डिफरेंस तो सेम नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। जब डिफरेंस तो सेम नहीं आया यहाँ पे, तो ये मतलब अर्थमेटिक नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है डिफरेंस सेम आ रहा हो। तो 11 और 15 में 4 नंबर्स का फर्क था, 15 और 19 में भी 4 नंबर्स का फर्क था। तो जब हमारा डिफरेंस सेम आता है तो हम इसका का एक डायगोनल बनाते हैं। जो हमारा सबसे नीचे नंबर होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इसको इक्वल टू रखते हैं 2a के। तो हमने यहाँ पे 4 को इक्वल टू रखा 2a के, तो यहाँ से a की वैल्यू आई हमारी 2 की, ठीक है। फिर जो डिफरेंस होता है हमारा, ये जो 11 था, हम बीच वाले नंबर को इक्वल टू रखते हैं 3a+b के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 3 × 2 ये 6 हो गया था। इधर 11 था, 11 इक्वल टू 6+b। b को जब सब्जेक्ट बनाया तो b की वैल्यू आपकी आ गई 5। ए की वैल्यू थी I2, बी की वैल्यू आ गई 5। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको इक्वल टू रख देते हैं a+b+c के। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, b की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, c की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तो यहाँ पे जब c को सब्जेक्ट बनाया तो c की वैल्यू आपकी आ गई 4। जब a b और c की वैल्यूज आ जाती हैं, हम उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं an² + bn + c में। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का ये फॉर्मूला बन गया 2n² + 5n + 4। और हमेशा की ना, मैंने तुम लोग को एक बात बोली है कि जब भी एक फॉर्मूला बना लो तो उसको चेक किया करो। इसमें n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू अगर 1 रखने से ये 11 आंसर आ रहा है आपका, तो इसका मतलब आपने ये फॉर्मूला सही बनाया है। तो हमने यहाँ पे जब लगा दिया था तो इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला सही बनाया है। अब इस फॉर्मूले को सिंपली हम लोग आखिरी बॉक्स में पुट कर देंगे। तो ये जो आखिरी वाला बॉक्स था आपका, 2n² हाँ 2n² +5n + 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये वो काम था जो कि बेसिकली हमने पार्ट बी में करना, ठीक है। पार्ट बी में क्या कह रहा था, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म। nth टर्म का काम जो है ना, ये हमेशा सेकेंड पार्ट में करवाया जाता है, जो कि हमने सबसे पहले किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने जो काम यहाँ पे किया था, जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था n × n+1 +n+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2n² + 5n इक्वल्स टू 4। ये पूरी चीज उठा के हमने यहाँ पे लिख दी। ये हमारा n की टर्म में एक फॉर्मूला बन गया। फिर पार्ट ए में हमने फिफ्थ टर्म बतानी थी। फिफ्थ टर्म के लिए हमने देखा कि यार जो हमारा एक सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो अगला नंबर 5 आना था। मल्टीप्लाई बाय, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो इधर 6 आना था, क्योंकि +1 + 1 का ट्रेंड चल रहा है ना, प्लस का साइन एज इट इज। फिर इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, तो इधर 7 आना था इक्वल्स टू। अभी जो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस था इसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ इस फॉर्मूले में
एन की वैल्यू की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमसे U5 की बात कर रहा था। तो उससे हमारा इधर इक्वल टू के बाद आंसर आया था 79। तो ये इस तरह का कुछ हमारा फॉर्मूला बन गया था। ठीक है। और फिर लास्ट में ये एक बड़े मजे का पार्ट था। उसने बोला कि गिवन दैट UN इक्वल टू AN² प्लस BN+C, ये फॉर्मूला जो होता है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्वाड्रेटिक को। उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B and C। तो हमने बोला कि अभी तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया था, ये रहा AN² प्लस BN+C। तो इसकी वैल्यू को हम लोग पूरा उठा के नीचे ले गए, और हमने इसको अगर कंपेयर किया इस वैल्यू के साथ, AN² प्लस BN+C के साथ, तो A की वैल्यू आपकी 2 आई, B की वैल्यू आपकी 5 आई, और C की वैल्यू आपकी 4 आई। तो इस तरीके से होता है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं अज्यूम नहीं करता कि किसी बच्चे को सही से समझ आया होगा। पहले क्वेश्चन में बहुत अभी कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को। ठीक है, इसके अभी 3 4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बेहतर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट दिस पैटर्न, 2² माइनस 0² इक्वल्स टू 4 × 1। यानी यार देखो एक पैटर्न की चीज़ है, और यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो सेम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, ये जो नंबर चेंज हो रहे हैं इसके लिए एक बॉक्स बना दिया। अच्छा, एक चीज सेम है, नंबर कुछ भी हो सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने बॉक्स के ऊपर एक स्क्वायर बनाया। फिर माइनस का साइन सब में आ रहा है, माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया। फिर इधर की अगर हम बात करें तो इधर नंबर चेंज हो रहे हैं 0 1 2 3, लेकिन इन सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो नंबर जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया, और स्क्वायर क्योंकि सब पे आ रहा था तो हमने स्क्वायर लिख दिया। फिर इक्वल टू का साइन सब में आ रहा है, इक्वल टू लगा दिया। 4 × सब में हो रहा है, 4 × लिख दिया। और फिर आखिरी में आपके 1 2 3 4 वापस से नंबर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक और बॉक्स बना दिया। ये सबसे पहला काम होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीजें आइडेंटिफाई की, वो चीजें जो चेंज हो रही हैं और वो चीजें जो चेंज नहीं हो रही। इसके बाद क्या करते हैं, यार हम लोग ना यहाँ पे एक नंबरिंग दे देते हैं इसको, कि ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ये आपका N3 है, ये आपका N4 है। अब जरा कंपेयर करो, यार फर्स्ट सीक्वेंस जो था हमारा N1, उसमें पहला नंबर आपका कितना दूर है 1 से, एक नंबर दूर, ऐसा ही 1 पॉइंट दूर है ना। इसी तरह 2 से 1 पॉइंट दूर 3 है, 3 से 1 पॉइंट दूर 4 है, 4 से 1 पॉइंट दूर 5 है। यानी जो भी हमारा सीक्वेंस का नंबर है उससे 1 पॉइंट आगे है ना, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका N+1 बन गया। N+1 का क्या मतलब है, कि जो भी आपका सीक्वेंस होगा उसके नंबर में अगर +1 करोगे तो यहाँ का पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले में आ जाओ। सेकंड बॉक्स था हमारा ये वाला। अब यहाँ पे सीक्वेंस वन में हमारा इधर नंबर 0 है, इधर सीक्वेंस 2 में हमारा नंबर 1 है, इधर सीक्वेंस 3 में हमारा नंबर 2 है। यानी जो भी सीक्वेंस का नंबर है उससे एक नंबर पीछे जाना है, ऐसा ही। अगर सीक्वेंस 1 था तो इधर नंबर 0 है, इधर सीक्वेंस 2 था तो इधर नंबर 1 है। यानी हम लोग -1 कर रहे हैं अपने सीक्वेंस में से, ऐसा ही। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N-1 होल स्क्वायर का। और फिर लास्ट में अगर तुम लोग आ जाओ, जो हमारा आखिरी बॉक्स था 4 के बाद वाला, तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वही हमारा एंड में नंबर है, जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वही हमारा एंड में नंबर है। तो जब भी हमारा नंबर एग्जैक्टली सेम हो सीक्वेंस के नंबर से, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला आपका एन हो जाता है। तो ये चीज थी, ये हमने मुश्किल तरीन काम कर लिया इस क्वेश्चन का। और ये आपका क्या है, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। जहां पे भी हमसे एग्जामिनर nth टर्म का फॉर्मूला पूछेगा, हम उसको ये वाला काम बता के दे देंगे। पहले पार्ट में पढ़ते हैं क्या कह रहा है, राइट डाउन द 7th लाइन ऑफ द पैटर्न। यार 7th लाइन की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे 7th लाइन की बात करें तो सबसे पहला जो नंबर था वो आपके सीक्वेंस से एक नंबर आगे था, ऐसा ही है। तो अगर हम 7th पैटर्न पे हैं तो आपका पहला वाला नंबर 8 हो जाएगा, 8² माइनस का साइन एज इट इज। फिर ये जो दूसरा वाला नंबर था ये आपके सीक्वेंस से एक नंबर पीछे होता था। तो अगर हम 7 सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो 7 में से एक नंबर पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6² इक्वल टू एज इट इज 4 × सब में एज इट इज आ रहा था। और फिर ये आखिरी वाला नंबर सेम था आपके सीक्वेंस नंबर से, तो अगर यहाँ पे 7 है तो इधर भी आपका 7 आ जाएगा। ये सबसे पहला वाला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। ये आपका क्या आ गया इसका आंसर, 8² माइनस 6²
इक्वल्स टू 4 × 7। जैनब ये आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा, 7² माइनस 5²? आई थिंक गलत किया तुमने, गलती देखो अपनी क्या की है। अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है राइट डाउन द nth लाइन ऑफ द पैटर्न। nth लाइन का क्या मतलब है, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट इस फॉर्मूले को ऊपर से छाप के नीचे लिख दो। इसकी वर्किंग दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये एक एक मार्क के सवाल होते हैं और एक मार्क में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है। तो इसको अगर लिख दोगे तो ये आपके पूरे मार्क है। और अगर इसमें से एक चीज भी गलत हुई तो फिर डायरेक्ट 0 मार्क है। पार्ट सी में कह रहा है यूज द पैटर्न टू फाइंड 521² माइनस 519²। कीपिंग इन माइंड ये ओ लेवल्स वालों के लिए पेपर 1 का सवाल है, आप इसको कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। तो उसमें यूज द पैटर्न, आपने पैटर्न को यूज करना है। पैटर्न का फॉर्मूला क्या था, पैटर्न का फॉर्मूला ऊपर से हम कॉपी करेंगे। ये आपका पैटर्न का फॉर्मूला था। अब अगर तुम नोट करो तो इस पैटर्न के फॉर्मूले में हमारा हो क्या रहा है। असल में ये जो उसने हमें इक्वेशन दी है ना, वो इधर लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन के बराबर है। ये हमें पता कैसे चला, इधर 521 पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। यानी ये जो पूरी चीज है ना, ये आपकी इधर के बराबर है। तो इसको जरा लिखते हैं यहाँ पे, 521² माइनस 519²। अब तुम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि जब भी हमारे पास सिमिलर चीजें आ रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसी चीजें देखते हैं जो कि ऊपर और नीचे सेम है। जैसे यहाँ पे आपका स्क्वायर दोनों में है, तो स्क्वायर को हटा दो। तो अब ये n+1 किसके इक्वल होगा, 521 के। ऐसा ही है। फिर इधर माइनस के ऊपर माइनस है, इसको कटा दो। जो चीजें सेम होती हैं हम उन्हें कटा देते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर सेम था, हमने उन्हें कटा दिया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर सेम है, इधर हमने इन्हें कटा दिया। इधर 519 के ऊपर क्या है, n-1। ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले n+1 को इक्वल टू रखेंगे 521 के। दूसरी दफा में n-1 को इक्वल टू रखेंगे 519 के। और यहाँ से n को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो n इक्वल टू 521 - 1, इसका आपके पास आंसर आता है 520। और इधर अगर n को सब्जेक्ट बनाए तो n इक्वल टू 519 + 1, तो इधर से भी n का आंसर आता है 520। अब पता है क्या करना है, ये n की वैल्यू पता है क्यों ढूंढ रही है। असल में ये चीज को ना विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना था। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। हमारा यहाँ पे 521 इक्वल था n+1 के, यहाँ पे 519 इक्वल था n-1 के। इन दोनों को जब हमने n में सब्जेक्ट बनाया तो हमारा आंसर आ गया n का 520। अब पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि आप मुश्किल चीज को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि n की जो भी वैल्यू 520 आ रही है ना, इसको इधर पुट कर देना है। तो 4 × 5 = 20, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 2080। दैट्स इट, ये आपका इसका आंसर है जो कि हमने सॉल्व करना था। चाहो तो इसको कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेटर में एग्जैक्ट यही सेम आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से करते हैं, ये कंपैरिजन के सवाल हैं। आपको एग्जामिनर एक चीज देगा, बोलेगा कि ऊपर का पैटर्न यूज करो। ऊपर के पैटर्न को यूज करते हुए हम लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, और जो आंसर आ रहा होगा उसको राइट साइड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। पार्ट डी में कह रहा है यूज द पैटर्न टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y सच दैट x² - y² = 484। फिर क्या कह रहे हैं, यूज द पैटर्न, यानी ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मारोगे, डुप्लीकेट, ये नीचे आ गया आपका फॉर्मूला। और उसने जो एक फॉर्मूला दिया है वो क्या लिखा हुआ है, x² - y² = 484। यानी अगर इसको हम कंपेयर करें तो x² - y² = 484। जरा चेक करो यहाँ पे, ऊपर हमारा स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये हट गया। ऊपर हमारा माइनस है, नीचे भी हमारा माइनस है, ये भी हट गया। ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये हमारा हट गया। यहाँ पे आपका n+1 इक्वल टू है x के, ठीक है। यहाँ पे आपका n-1 इक्वल टू है y के। और राइट साइड पे आपका 484 इक्वल टू है 4 × n के। तो हम क्या करेंगे, तीन बॉक्सेस बनाएंगे। एक बॉक्स में हम लिखेंगे n+1 इक्वल टू x, एक बॉक्स में लिखेंगे n-1 इक्वल टू y, और एक बॉक्स में हम लिखेंगे 4 × n इक्वल टू 484।
यहाँ पे अगर तुम n को सब्जेक्ट बनाओ तो 4 यहाँ के 484 से डिवाइड हो जाएगा। n इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाई 4, और इसका आंसर जो है वो आपका आएगा 121। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई है, इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे। तो 121 माइनस वाई इक्वल टू वाई, 121 माइनस वन कितना होता है, 120 इक्वल टू वाई। और यही सेम काम हम n की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, जो कि हमारी x की वैल्यू बता देगी। तो यहाँ पे 121 प्लस वन इक्वल टू एक्स। तो 121 प्लस वन कितना होता है, 122 इक्वल टू एक्स। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और एक मिनट, ये x की वैल्यू आ गई है, और ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, कंपैरिजन के सवाल हैं। तो आगे चलते हैं यार। कौन से ईयर का सवाल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने सवालों में से आई थिंक 2018 या 19 से पहले का होगा ये। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें कह रहा है द फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ अ पैटर्न ऑफ नंबर्स आर शोन बिलो। यहाँ पे हमें चार पैटर्न्स दिए हुए हैं, और सबसे पहले अगर हम नोट करें तो ये आपके सारे नंबर चेंज हो रहे हैं, 3 5 7 9। इसमें +2 +2 +2 का फर्क है, लेकिन स्क्वायर सब पे लगा हुआ है। तो इसको जरा एक जनरल फॉर्मूला बनाते हुए चलते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हमारे नंबर चेंज हो रहे हैं शुरू के, तो ये तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा। लेकिन इन सब पे स्क्वायर सब पे लगा हुआ है, तो एक स्क्वायर लगा दोगे इसके ऊपर। माइनस का साइन सब में आ रहा है, वन स्क्वायर सब में आ रहा है, तो ये होगा -1 स्क्वायर। इक्वल टू का साइन भी सब में आ रहा है, और फिर यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय सब में आ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय। अब आगे के जो नंबर्स है ना, वो वन, पहले सीक्वेंस में वन है, दूसरे सीक्वेंस में 1 + 2 है, तीसरे सीक्वेंस में 1 + 2 + 3 है, चौथे सीक्वेंस में 1 + 2 + 3 + 4 है। यानी जितने सीक्वेंस हैं उतनी दफा हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर सीक्वेंस 5 होता तो वो हो जाता 1 + 3 + 4 + 5। इसका हम कोई इसको जनरल फॉर्म का फॉर्मूला नहीं बना सकते यहाँ पे, क्योंकि आपका सीक्वेंस भी नहीं है, या आपका कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। राइट डाउन द सेवेंथ लाइन ऑफ द पैटर्न। सेवेंथ लाइन बतानी है। तो सेवेंथ लाइन के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो हमारा पहले नंबर पे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो +2 का काम हो रहा है। 3 से 5 में जाएंगे +2 करके, 5 से 7 में जाएंगे +2 करके, 7 से 9 में जाएंगे +2 करके। फर्स्ट लाइन में और पहले नंबर में, यानी यहाँ पे हम n को अगर नंबर कर दें तो ये n1 है, n2 है, n3 है और n4 है। तो जब n की वैल्यू इधर 1 है, जब इधर n की वैल्यू 1 है, तो इधर पहला नंबर क्या है, 3, यानी दो नंबर का फर्क है। जब इधर n की वैल्यू 2 है, तो इधर पहला नंबर क्या है, 5। फिर अगर n की वैल्यू 3 है, इधर वैल्यू क्या है, 7। यानी अब देखो सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा। अगर इधर सीक्वेंस 1 था ना, तो इधर दो नंबर का फर्क था, इधर सीक्वेंस 2 में 3 नंबर का फर्क है, सीक्वेंस 3 में 4 नंबर का फर्क है, इधर सीक्वेंस 4 में 5 नंबर का फर्क है। तो यहाँ पे अब हम, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अर्थमेटिक सीक्वेंस की हेल्प से। ठीक है। तो ये वाले नंबर मैं लिख रहा हूँ, 3 था, 5 था, 7 था और 9 था। तो यहाँ पे आपका +2 होता हुआ जा रहा है, तो ये आपका +2 आपका डिफरेंस है, और पहला नंबर आपका 3 है, तो ये आपकी a की वैल्यू है। फॉर्मूला हमारा होता है a + n - 1d। a की वैल्यू 3 है, प्लस n - 1d की वैल्यू क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 3 + 2n - 2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका 3 - 2 कितना होता है, 1। तो 1 + 2n आपका पहले वाले का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। तो अगर हम जनरल टर्म से बात करें तो पहला जिस पे ये स्क्वायर लगा हुआ है ये 1 + 2n के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो, 1 + 2n। और क्योंकि हमने 7 सीक्वेंस भी बताना है, तो हम यहाँ पे बताते हुए चलते हैं। n की जगह 7 रखो, तो 7 2 = 14, 14 + 1 15 हो जाएगा। तो पहला नंबर जो आएगा आपका वो आएगा 15 स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे ये अगर तुम नोट करो तो हमने ये -1 स्क्वायर इधर लिख लिया, और पहला नंबर हमने 7 सीक्वेंस का इधर लिख लिया। इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय। और अब ब्रैकेट में जो नंबर प्लस हो रहे हैं, तो वो देखो क्या हो रहा था,
पहले सीक्वेंस में 1 था, दूसरे सीक्वेंस में 1+2 था, तीसरे सीक्वेंस में 1+2+3 था, और फिर 1+2+3+4 मतलब चल रहा था। ठीक है, हम क्या करेंगे, 7 सीक्वेंस के लिए 7 दफा नंबर ऐड करेंगे, यानी 1+2+3 +4 +5 +6 एंड +7। ये हमारा पहला यहाँ का काम हो गया। अच्छा जी, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n टू कंप्लीट द nth लाइन ऑफ द पैटर्न। यार मैंने तुम लोग को अभी एक बात बोली थी कि हमारा जो ये राइट साइड वाली क्वेश्चन है ना, ये ना हमारा सीक्वेंस है ना ये हमारा पैटर्न है। ऐसा ही है, क्योंकि हम ये 1+2+3+4 नहीं कर सकते। अच्छा भाई भाई भाई, ये गलती नहीं करना कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये पता है ना कि 1 और 2 में +1 का फर्क है, 1 और 2 में +1 का फर्क है, 2 और 3 में +1 का फर्क है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। ये 1, 2, 3 नहीं है, ये 1+2+3 लिखा हुआ है। तो इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो एग्जामिनर ने क्या किया, हमें राइट साइड वाली इक्वेशन पूरी खुद बना के दे दी, हमने सिर्फ लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन बनानी है, और वो हमने पहले से बनाई हुई है, ये ऊपर बनाई हुई है लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इस पूरी चीज को एग्जैक्टली यहाँ पे छाप दो। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1+2n² -1 का स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। और फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, यूजिंग द nth लाइन ऑफ द पैटर्न, हमारे जो फॉर्मूला है इसको यूज करते हुए शो दैट 1+2+3+4+n, यानी ये इस चीज की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू दिस थिंग। यानी आसान लफ्जों में देखो, वो कह रहा है कि ये जो आपका इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, 1+2+3+4+n, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर इस पूरे ब्रैकेट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 8 आपका इधर जाके इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1+2n² -1 स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पूरी लिख दी है यहाँ पे। अब ये 8 इधर आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 8। अब सिंपली इसको जैसे सॉल्व करते हुए हो ना, वैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट अगर हम ये ओपन करें 1+2n² वाला, तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी लगाएंगे क्वाड्रेटिक वाली, कि अगर दो टर्म्स आपकी ब्रैकेट के अंदर हो, उन पे होल स्क्वायर लगा हुआ हो, वो प्लस हो रही हो, तो हम उसको खोलते हैं a² + 2ab +b² इस तरह खोलते हैं, और -1 स्क्वायर एज इट इज। और इन सब के नीचे क्या है, इन सब के नीचे 8 है। तो ये आपका बन जाएगा 1+4n + 4n² -1/8। और देखो ये आपका +1 और ये -1, ये तो कैंसिल हो गया। तो एट दी एंड आपका बचा क्या, 4n + 4n² / 8। और अगर तुम नोट करो तो इन दोनों में ना कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 4n कॉमन आ रहा है, तो 4n कॉमन ले लो। अंदर आपका बचेगा 1 + n, और नीचे है आपका 8। 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो एट द एंड आपका जो आंसर बचा है ना, वो बच रहा है n + n/2। और अगर तुम नोट करो तो हमने शो भी क्या करना था, हमने ये एग्जैक्ट चीज शो करनी थी, n = n+1/2। भले 1 + n लिखा हुआ हो या n+1 लिखा हुआ हो, ये चीज सेम होती है। तो ये हमने इसको यहाँ पे एग्जामिनर को शो कर दिया। अब देख रहे हो पैटर्न इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, पैटर्न में सिर्फ आपने दो ही चीजें आइडेंटिफाई करनी है। मतलब अगर मैं समरी दूं ना पैटर्न की, तो दो चीजें, एक वो चीजें जो चेंज हो रही हैं, वो आपके सीक्वेंसेस का चैप्टर लगेगा, और एक वो चीजें जो आपका चेंज नहीं हो रहा, वो आपका सीधा सीधा हर जगह सेम ही आ रहा होगा। और फिर इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है। जैसे ये अभी हमने पूरा काम किया, ये क्वाड्रेटिक से लिंक था, इसमें आपको सब्जेक्ट बनाना था। फिर ऊपर वाला जो हमने ये काम किया, ये आपका सीक्वेंसेस से लिखता। पैटर्न इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, असल में बाकी चैप्टर में आपके इसके बहुत टेस्ट होते हैं। दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर ए लेवल्स, कौन सा फॉर्मूला शायद, यहाँ पे सारी चीजें ओ लेवल्स की हैं, और ए लेवल्स का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ए लेवल्स में सीक्वेंसेस का चैप्टर इस तरह का नहीं आता है, वो काफ़ी मुश्किल है, उसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ते हो। तो ये चीज़ है, उसमें सिर्फ जो आप एक ओ लेवल का फॉर्मूला पढ़ोगे, वो ये वाला पढ़ोगे, a + n - 1d। इसको बेसिकली ए लेवल्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लास 6 तक है यार, अब्बास, क्लास तो 6 तक ही है, लेकिन हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए अगर क्वेश्चन हमारे जल्दी खत्म हो गए। चलो आगे चलते हैं। एक मेरे ख्याल से बस ये आखिरी क्वेश्चन है
हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है पैटर्न्स का, और इसके बाद हम लोग पास पेपर पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 रोज दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इनको एक नाम दे देंगे। ये एन आपका 1 है, एन आपका 2 है, एन आपका 3 है, एन आपका 4 है। अब मैं यहाँ पे बगैर कुछ बोले, यहाँ पे मैं बगैर कुछ बोले एक खुद से जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। मुझे तुम लोग ये बताओगे कि मैंने वो सही लिखी है या गलत लिखी है। मुझे जरा तुम लोग बताओ कि ये जो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है यहाँ पे, ये सही लिखी है या गलत। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यार हमने सलमान कल कर लिया था पूरा सीक्वेंसेस का चैप्टर, तो कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। हाँ शायन, A+N-1 D आपका ओ लेवल्स का भी है, IGCSE का भी है, एडमेस में भी पढ़ते हो आप, ए लेवल्स में भी पढ़ते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ए लेवल में ही पढ़ोगे आप। ठीक है। तो अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख ली है इसकी, और यहाँ पे हमने वो चीजें लिखनी जो कि आपकी सेम थी। तो बेसिकली आपकी सभी चीजें चेंज हो रही थी एक्सेप्ट आपका ऊपर वन। वन हर जगह आ रहा था, इक्वल टू आ रहा था, माइनस आ रहा था, और मल्टीप्लाई आ रहा था। अब जरा नोट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहले इधर बॉक्स की बात करूँ, ये नंबर और ये नंबर, ये एग्जैक्टली सेम है आपके सीक्वेंस नंबर से। तो पहला जो बॉक्स होगा इसमें तो हमारा सीधा सीधा एन आ जाएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा बॉक्स है, 2, 3, 4 एंड 5, ये अगर हम अपने सीक्वेंस से मैच करें तो ये अपने सीक्वेंस नंबर से एक पॉइंट आगे है। सीक्वेंस 1 में ये 2 था, सीक्वेंस 2 में ये 3 है, सीक्वेंस 3 में ये 4 है, सीक्वेंस 4 में ये 5 है। तो एक पॉइंट आगे का क्या मतलब है, ये आपकी n+1 की वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह अगर हम थर्ड बॉक्स पे चलें, 1, 2, 3, 4, तो अगेन ये आपके सीक्वेंस नंबर से एग्जैक्टली सेम चीज है। ऐसा ही, अगर सीक्वेंस 1 है तो इधर भी 1 है, अगर इधर सीक्वेंस 2 है तो इधर भी 2 है, इधर सीक्वेंस 3 है तो इधर भी 3 है। तो जब हमारे सीक्वेंस नंबर से सेम आ रहा हो नंबर, तो बॉक्स में आपका आ जाता है n। और लास्ट में इधर अगर हम देखें, 2, इधर 1, इधर 3, इधर 2, इधर 4, इधर 3, इधर 5, इधर 4, जो भी हमारा सीक्वेंस नंबर है उससे एक पॉइंट आगे है। सीक्वेंस अगर 1 था तो इधर 2 था, अगर सीक्वेंस 2 था तो इधर 3 था, अगर इधर सीक्वेंस 3 है तो इधर 4 है। यानी अगेन ये वही एग्जैक्टली सेम चीज हो गई n+1 वाली। ये आपका एक जनरल फॉर्म में फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब हमें कह रहा है राइट डाउन रो 10। यार एक काम करते हैं, हमने जनरल फॉर्मूला तो बनाया हुआ है ना, इसमें सिंपली n की जगह 10 पुट करते हुए चलते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1/10। ओहो मैंने गलत लिख दिया, 1/10 मल्टीप्लाई बाय n+1 में हम लोग 10+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इक्वल्स टू 1/10 -1/n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है। देखो ये वन, ये वन, ये वन, ये एग्जैक्टली यहाँ से आए हैं। ठीक है। फिर ये इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन एग्जैक्टली इधर आ गया है। और फिर यहाँ पे आपका n, ये 10 हो गया, n+1 आपका 11 हो गया। फिर ये आपका n इधर 10 हो गया, और ये आपका n+1 इधर 11 हो गया। बेसिकली इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, एक और परसेप्शन से देख सकते हो इसको, कि इधर जो आपका पहला नंबर है वो इधर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, फिर इधर जो आपका दूसरा नंबर है वो इधर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। सेकंड काम कह रहा है बाय एडिंग फर्स्ट 2 रोज गिव द रिजल्ट टू दिस। उसने पहले की 2 रो ऐड करी, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज इसने यहाँ पे ऐड की है। अच्छा, अगर तुम नोट करो तो इसने कौन सी चीज ऐड की है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसने ये चीज ऐड की है। और फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसने ये चीज ऐड की है। और इसने ये वाली चीजें नहीं ऐड की। लेकिन फिर इक्वल टू के बाद उसने क्या किया, इक्वल टू के बाद उसने लिखा 1/1, यानी ये वाली चीज, और 1/3 यानी ये वाली चीज। यानी पैटर्न कैच कर रहे हो, पैटर्न क्या है, कि आपने 2 रो ऐड करी, पहली रो का इक्वल टू के बाद पहला वाला फ्रैक्शन इधर लिखा हुआ है, और जो आपकी आखिरी में रो है उसके आखिरी वाला फ्रैक्शन इधर लिखा हुआ है। ऐसा ही हो रहा है। और फिर ये इक्वल टू किसके दे रहे हैं, 2/3 के। अब इसका पैटर्न जरा समझो, ये 2/3 कैसे आए। यार मुझे जो लग रहा है
वो ये कि ये जो हमारा यहाँ पे आखिरी फ्रैक्शन था ना, ये जो हमारा आखिरी फ्रैक्शन है, इसमें आखिरी फ्रैक्शन का पहला वाला नंबर इधर ऊपर लिखा हुआ है, इधर आखिरी वाला नंबर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न का गेम होता है। पहली पहली दफा करोगे तो हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन में फंसो, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा इस पे हाथ सेट हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ आगे देखें, एडिंग द फर्स्ट 3 रोज गिव द रिजल्ट। अब 3 रोज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 3 रो में सबसे पहले 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपकी आ गई ये वाली। ठीक है, सेकेंड रो थी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपकी आ गई ये वाली चीज। और फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपकी आ गई ये वाली चीज। इसने सिर्फ इन 3 चीजों को ऐड किया। फिर इक्वल टू के साइन के बाद इसने क्या किया, 1/1, यानी यहाँ पे जो पहला रो थी, पहली जो रो थी, उसका पहला फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/1। और फिर -1/4, जो हमारी आखिरी रो थी, रो नंबर 3, उसका आखिरी फ्रैक्शन लिखा हुआ है -1/4। और फिर अगर तुम इसका आंसर देखो तो आंसर क्या आ रहा है, जो यहाँ पे हमारा आखिरी रो थी ना, आखिरी रो का जो फ्रैक्शन है, तो आखिरी रो के पहले फ्रैक्शन का पहला नंबर इधर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे बाद वाला नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सीक्वेंस थोड़ा काम कर रहा है। हमें कह रहा है राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ एडिंग फर्स्ट 4 रॉस। पहले तो हमने इनकी लेफ्ट साइड को प्लस करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका होगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5। एक चीज याद रखना, ये जो हमारा यहाँ पे आखिरी फ्रैक्शन है ना, इसका पहला नंबर हमारा ऊपर आएगा, इसका आखिरी नंबर नीचे आएगा फाइनल आंसर में। ठीक है, यानी ये इक्वल टू वाली चीज की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये हमने यहाँ लेफ्ट साइड वाली चीज की। अब इधर क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हमारी पहली रो होती थी उसका पहला फ्रैक्शन लिखते थे। तो पहली रो का पहला फ्रैक्शन 1/1 है, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू आएगा 1/1, माइनस का साइन एज इट इज। और फिर ये जो फ्रैक्शन है ना हमारा, ये आखिरी रो का आखिरी फ्रैक्शन आता था। तो आखिरी रो हमारी 4 है, इसका आखिरी फ्रैक्शन 1/5 है, तो ये 1/5 इधर आ जाएगा। ठीक है, -1/5। अब हमने ये पूरी चीज लिख ली है, हमने ये पूरी चीज लिख ली है, अब बस फाइनल आंसर लिखना है। और फाइनल आंसर का पैटर्न क्या था यार, जो यहाँ पे हमारा इक्वल टू से पहले वाला फ्रैक्शन है ना, इसका ये नंबर ऊपर आएगा और इसका बाद वाला नंबर नीचे आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4/5। अब चलो मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ तुमको। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, रॉ जब 2 थी, जब पहली रॉ ऐड की हमने, रॉ 2 जब थी, तो हमारा ऊपर क्या आया 2। जब रॉ 3, 3 शुरू की रॉ ऐड कर रहे थे, तो ऊपर क्या आया 3। जब शुरू की 4 रॉ ऐड कर रहे थे, तो ऊपर क्या आया 4। यानी जितनी हम रोज ऐड कर रहे हैं ना, अगर शुरू की 2 रो ऐड करी तो ऊपर 2 आया, शुरू की 3 रो ऐड करी ऊपर 3 आया, शुरू की 4 रो ऐड करी ऊपर 4 आया। यानी अगर अब मैं ऐसे ही तुम लोगों से पूछूं कि शुरू की अगर 5 रो ऐड करें तो यहाँ क्या आना चाहिए बगैर कुछ भी सॉल्व किए, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। और फिर नीचे क्या हो रहा है यार, जो भी ऊपर नंबर है ना, उसमें +1 किया जा रहा है। ऊपर 2 था तो इधर 2+1 हुआ, इधर 3 था तो इधर 3+1 हुआ, इधर 4 था तो इधर 4+1 हुआ। आगे किसी चलने से पहले जरा मुझे ये सवाल का जवाब दो। अगर हम ऐड कर रहे हैं लेट से फर्स्ट 7 रोज, मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका फ्रैक्शन की। ना बताना यार, सो गए, सो नहीं, जागो, मजा नहीं आता ऐसे। 7/8, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शुरू की 7 रो ऐड कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 7, और नीचे वाला जो नंबर होगा वो 7+1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब आगे का क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर तुम लोग को ये चीज समझ आ गई है। क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में कह रहा है यूज द पैटर्न, यानी आपने फॉर्मूला यूज करना है टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस। यार उसने पहली रो से ऐड करना शुरू किया है, और आखिरी रो वो ऐड कर रहा है 19 × 20। ठीक है, अगर तुम नोट करो तो अगर रॉ 4 तक हमने ऐड किया ना, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 4 × 5। अगर रॉ 3 की बात कर रहा था, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 3 × 4। यानी जो भी रो नंबर है ना हमारी, अगर रो 3 थी तो 3 × 4 नीचे आ रहा है, अगर रो 4 थी तो नीचे 4 × 5 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 19 × 20 किया हुआ है,
तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 19 रोज ऐड हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ आई? अगर यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट 19 रोज ऐड हो रही है। और ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने यहाँ से देखा, अगर रो 4 थी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 था, रो 3 थी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 था। यानी जो भी रो नंबर है उससे एक नंबर आगे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू की 19 रोज ऐड करनी है। तो यार मुझे बताओ, अगर शुरू की 19 रोज ऐड करनी है तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? अभी अभी हमने इस पे बात की है। 19/20, बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। द नंबर ऑफ रोज दैट एड अप टू 109 एंड 110। यार मुझे बताओ, अब हमने वो बताना है कि हमने शुरू की कितनी रोज ऐड की है कि ये आंसर बने। बहुत आसान सी चीज है। यार जब हमने शुरू की 19 रो ऐड करी तो ऊपर क्या आ रहा था? 19। तो अगर यहाँ ऊपर 109 है, इसका मतलब क्या है कि हमने शुरू की 109 रोज ऐड की है। एक एक मार्क की चीजें हैं ये, कुछ भी नहीं है इसमें। आखिरी पार्ट देखो, एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द रिजल्ट ऑफ एडिंग द फर्स्ट एन रोज। वो हमें बता रहे हैं कि जो आपके फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना, इनका क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो जो भी जितनी भी हम शुरू की रोज ऐड कर रहे हैं, लेट से हम शुरू की 10 रो ऐड कर रहे हैं, तो आपका न्यूमरेटर में क्या आता था? 10 आता था। इसका मतलब कि हमारा ऊपर आएगा एन, और नीचे वाला नंबर आपका +1 हो जाता था। तो नीचे आपका आएगा n+1। मुझे बताओ, ये चीज समझ आई है कि n/n+1 कैसे आया है? इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, चलो जी। तो यार यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हमारा पैटर्न का काम एंड हो गया। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है ना, वो तुम लोग को इससे आसान मिलेंगे, या अगर इससे कुछ मुश्किल मिला भी तो वो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसमें बस सीक्वेंस याद रखना कि यार तुम्हारे सीक्वेंस लग रहे होंगे, बस ये 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। और उसके बाद आगे जो फॉलो पार्ट्स होते हैं उसमें आपको थोड़ी अकल लगानी है। मतलब इसमें मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसी आपकी परसेप्शन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर एंड हो गया। अब हम लोग कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। पास पेपर के क्वेश्चन करने से पहले जरा काउंट कर लेते हैं कितने पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ताकि तुम लोग को आंसर रहे कि कब तक क्लास एंड होनी है। तो एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 8 क्वेश्चन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन हमारे अराउंड 5 बजे तक खत्म हो जाएंगे। सही है? या हार्डली हार्डली 5:30 तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉमिस नहीं है, हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए अगर कोई लेंथी क्वेश्चन हुआ तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब देखो, अच्छा एक चीज याद रख लेना, हर डायग्राम दिखती हुई पैटर्न की नहीं होती है। ठीक है? डायग्राम्स का ये मतलब नहीं है कि पैटर्न है। हो सकता है पैटर्न हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दिखती हुई डायग्राम पैटर्न की हो, वो सीक्वेंसेस की भी हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है, अ सीरीज ऑफ डायग्राम्स यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स इज शोन बिलो। द ट्राइंगल्स आर ग्रे, वाइट और ब्लैक। आपको यार एक पैटर्न बना के दिया हुआ है जिसमें आपके 3 कलर के ट्राइंगल्स हैं। एक ग्रे है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, और 4 डायग्राम्स बना के दी है। The table below shows the number of each type of triangle used in the diagram. पहली वाली डायग्राम में ग्रे ट्राइंगल्स आपके 2 हैं। अगर तुम नोट करो तो ग्रे ट्राइंगल्स आपके 2 थे। ठीक है? फिर पहली वाली डायग्राम में वाइट ट्राइंगल्स आपके 1 है। ये 1 वाइट ट्राइंगल था, और ब्लैक ट्राइंगल एक भी नहीं है। ठीक है? इस तरीके से कर रहे हैं। अब पता है क्या करना है? डायग्राम का ना यहाँ पे ऑनेस्टली कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी अकल लगानी है। यार मुझे बताओ, 2 से 4 में +2 करके गए, 4 से 2 में +2 करके गए। अब 6 से आगे कैसे जाएंगे? +2 करके, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे 8 आएगा। नीचे आ जाओ, 149। कुछ याद आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। परफेक्ट स्क्वायर जब भी 1 से शुरू हो, तो डायरेक्टली अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाती है, वो मैं अभी पहले से लिख रहा हूँ, n² हो जाता है। तो यहाँ पे n² का फॉर्मूला होगा, और 9 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? 16। ये आपका इधर आ गया। और फिर थर्ड में हमें क्या कह रहा है? 0 to 6। जरा चेक करते हैं, 0 से 2 में कैसे गए? +2 करके। 2 से 6 में कैसे गए? +4 करके। अच्छा, मैं कल तुम लोगों को एक बात जो बता रहा था कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सारे सीक्वेंसेस फेल हो जाते हैं। ठीक है? यार अब यहाँ पे पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, और अगर मैं इनके डिफरेंस का डिफरेंस निकालूं तो 2 और 4 में
कितने नंबर का फर्क है? 2 का। ये तो डिफरेंस का डिफरेंस एक ही आ रहा है ना। आप दूसरा डिफरेंस का डिफरेंस कहाँ से निकालोगे? यानी अब आपको अगर पता भी हो कि ये अगर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है इसको प्रूव करने का, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो ऐसे केस में फिर हम वर्टिकल ऑर्डर पे जाते हैं, याद है? वर्टिकल ऑर्डर पे अब अगर हम देखें तो यार ये जीरो कैसे बना होगा? आई थिंक वन में से वन माइनस किया होगा, वन माइनस वन जीरो होता है। फोर में से टू माइनस किया होगा तो ये टू बना है। नाइन में से थ्री माइनस किया होगा तो ये सिक्स बना है। देख रहे हो वर्टिकल पैटर्न बन रहा है। यानी हम ये वाले सीक्वेंस को माइनस कर रहे हैं अपने ऊपर वाले सीक्वेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ये वाला नंबर चाहिए तो ये क्या करेंगे, 16 - 4। 16 - 4 कितना होता है? 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। अब जरा फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में वो क्या कह रहा था? कंप्लीट द कॉलम फॉर डायगोनल। हमने कॉलम कंप्लीट कर दिया। By considering the number patterns in the table, find in terms of n for the expression for x, y and z। बेसिकली फॉर्मूला बताना है। हमने इसमें से एक फॉर्मूला तो निकाल लिया था, और अगर थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये कैसे निकाल लेते हैं हम? इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस कर देते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा n² - n। बस एक फॉर्मूला जो निकालना है ना, वो फॉर्मूला हमने निकालना है इधर का। और ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस था, तो इसको जरा नीचे सॉल्व कर लेते हैं। आपके नंबर है 2 4 6 8। ए की वैल्यू आपकी 2 है, डिफरेंस की वैल्यू भी आपकी 2 है। होपफुली यार अब तक तुम लोग को ये याद हो गया हो। तो फॉर्मूला होता है a+n - 1d। ए की वैल्यू 2 है, प्लस n - 1d की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 2n - 2। 2 और -2 कैंसिल, तो एट द एंड आपका क्या बच रहा है? 2n। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 2n। तो x की वैल्यू 2n है, y की वैल्यू n² है, z की वैल्यू n² - n। 6 + 6 = 12, इसका भी कर सकते हैं। 6 + 6 कहाँ से लाया है ना, और n² - n ऐसे आया कि यार देखो हमारे पास ना ये वाला जो सीक्वेंस है, इसको हम किसी भी सीक्वेंस के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते कि कौन सा सीक्वेंस है। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो ये अर्थमेटिक नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर लगाओगी तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर कहीं आपका पहला नंबर जीरो आ जाए ना, तो आपका उसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं लगता है। और फिर बचता क्या है? वर्टिकल पैटर्न बचता है। और एक और चीज बचती है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए हमें एटलीस्ट दो डिफरेंस चाहिए होते हैं। डिफरेंस के डिफरेंस सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रहा था डिफरेंस जो कि सेम था। तो ऐसे केस में फिर हमारी ना जब सब चीजें फेल हो जाती हैं, फिर हम वर्टिकल ऑर्डर लगाते हैं। हमने देखा कि टू जो है, या ये जीरो जो है, या सिक्स जो है, ये कैसे बन रहा है? तो ये हमारा असल में इधर 9 - 3 करके 6 बना था, इधर 4 - 2 करके ये 2 बना था, इधर 1 - 1 करके ये 0 बना था। तो असल में जो हमारा इधर का फॉर्मूला है ना, n², और इधर का जो फॉर्मूला है n, इनको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। 8 क्वेश्चन में से सात, एक हो गया, अब 7 रहते हैं। आगे जरा चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़े मजे का है, मुझे जरा तुम लोग इस पे अपना इनपुट देना। आसान सा है लेकिन सर घुमाने वाला है। इट इज गिवन दैट n = 87 × 132। n की एक वैल्यू है 87 × 132, और कीपिंग इन माइंड ओ लेवल्स वालों के लिए पेपर 1 का सवाल है। कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द आंसर स्पेस। 88 × 132 अगर हम करें तो n की वैल्यू में क्या नंबर प्लस करना पड़ेगा? देखो उसने हमें एक n की वैल्यू दी, n की वैल्यू दी 87 × 132, ऐसा ही। अब वो कह रहा है कि अगर हम 88 × 132 करें तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमें इस n की वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल इसके बराबर है। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम इसमें क्या करेंगे, क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पे? 1। 1। अच्छा और बताओ, बाकी बताओ। 87 में 1, 132। अच्छा यार मुझे पता है तुम लोगों ने क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगेगा, और इसका एक मोस्ट कॉमन आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कि तुम लोग 1 बोलोगे, क्योंकि इधर 88 में और इधर 87 में एक नंबर का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको देखो हम ना एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, और इस क्वेश्चन को जरा अभी के लिए स्किप करते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं।
कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन देखने दो क्या था। 88 में फर्क था ना, ठीक है। अगर मैं लिखूं 2 × 3, ठीक है, और 7, और मैं लिखूं 3 × 3, और एक जगह मैं लिख रहा हूँ 4 × 5, और एक जगह लिख रहा हूँ मैं 5 × 5। या मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे पता है किया क्या, ये जो हमारे राइट साइड वाले नंबर है ये सेम रखें, 3 3 5 5, और जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है वो एक नंबर ज़्यादा है। 2 से एक नंबर ज़्यादा 3 है, 4 से एक नंबर ज़्यादा 5 है। अगर हम 2 × 3 करें तो आंसर क्या आता है, 2 × 3 का आंसर आता है 3 2 ज़ा 6। और अगर 3 × 3 करें तो आंसर आता है 9। ऐसा ही कितने नंबर का फर्क है, 3 नंबर का। अच्छा अगर राइट साइड वाला क्वेश्चन देखें, 4 × 5 20 होता है, 5 × 5 25 होता है। कितने नंबर का फर्क है इनके आंसर में, 5 का। अब अगर तुम नोट करो तो फर्क देखो किस में आ रहा है, क्या चीज ऐसी है जो कि हमारी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेम है। या जो इधर नंबर है ना 3, वो इधर का डिफरेंस है। जो इधर का नंबर है ना 5, वही इन नंबर का डिफरेंस है। तो असल लफ्जों में पता है होना क्या है, हम अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, एक चीज थी हमारी 87 × 132, और एक चीज थी हमारी 88 × 132। तो अब इसका कुछ भी आंसर आ रहा हो, या मुझे एक चीज बताओ, हमारा 87 से एक नंबर ज्यादा हो गया 88, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 2 से ज्यादा एक नंबर 3, 4 से ज्यादा एक नंबर 5। और 132 तो सेम है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 132 है, इधर भी 132 है। तो ऐसे केस में हमारा फर्क किसका आ रहा है, जो नंबर हमारा सेम है। तो असल में जो इनके आंसर में फर्क आएगा ना, वो 132 का आएगा, ठीक है। और ये चीज हमने इधर से समझी है कि अगर हमने 2 × 3 किया तो आंसर आया 6, 3 × 3 किया तो आंसर आया 9। हमने राइट साइड वाला नंबर सेम रखा जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में रखा हुआ है, और लेफ्ट वाला नंबर हमने नीचे एक करके बढ़ा दिया एक पॉइंट से। तो इधर 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा था 6 और 9 में। और ये 3 कैसे आया, ये 3 हमारा उस नंबर से आया जो कि हमारा सेम था। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके आंसर में 5 का फर्क आ रहा था। ये 5 हमने कहाँ से उठाया, उस नंबर से उठाया जो कि सेम आ रहा था। तो असल में जो हमारा फर्क है ना, वो 132 का है, और इधर हमें एन में 132 ऐड करना पड़ेगा। ये चीज थी यहाँ पे। वन ऑफ इट्स टाइप क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, लेकिन इट डजेंट मीन के वापस नहीं आए। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का अगर नीचे वाला देखें तो अ, हमें यहाँ पे कह रहा है 87 × 130। अच्छा उसने हमें दिया क्या, उसने हमें दिया है 87 × 132, और फिर हमें कह रहा है 87 × 130 ढूंढ के दो। जरा इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर बिल्कुल सेम है, और राइट साइड वाला नंबर एक नंबर से कम हो रहा है। तो इसकी जरा एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लेट्स से 2 × 4 कर लेते हैं, और 2 × 3 कर लेते हैं। मैंने इसमें लेफ्ट वाला नंबर सेम रखा है, और राइट वाला नंबर एक नंबर से कम कर दिया। तो 2 4 कितना होता है, 2 4 8, और 2 3 6। 8 और 6 में कितने नंबर का फर्क है, 2 नंबर का, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर लेट से हमारे पास लिखा हुआ हो 3 × 5, और एक जगह लिखा हुआ है 3 × 4। 3 5 कितना होता है, 3 5 15, 3 4 12। कितने नंबर का फर्क है, यहाँ पे आपका फिर से 3 नंबर का फर्क है। तो ये 3 कहाँ से आ रहे हैं, ये 3 वहां से आ रहे हैं जो कि नंबर आपका सेम है। ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2 आपका वहां से आ रहा है जो कि नंबर आपका सेम है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डिफरेंस की बात करें, तो जो नंबर हमारा सेम है ना, ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे n में से माइनस करना है 87। ये चीज करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से था, ये 2 मार्क का था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। सीक्वेंसेस से इसका हम ताल्लुक तो नहीं कह सकते, लेकिन सीक्वेंसेस के साथ ही मिलके आया हुआ है, तो इस वजह से इसके साथ किया हमने। और फिर कह रहा है हैंस इवेल्युएट 88 × 132 एंड 87 × 131। तो 88 × 132 का आंसर क्या आ रहा था, 88 × 132 का आंसर था 132, ठीक है, माइनस
87 मल्टीप्लाई बाय 131 का आंसर क्या था? 87। तो 132 माइनस 87, इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 132 माइनस 87, तो ये आपका आंसर आ गया 45। ठीक है, तो ये था 3 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा डॉजी सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस तरीके से करना था। अच्छा, देखो यार, अपना हमने यहाँ पे एन की वैल्यू इस वजह से नहीं लिखी, क्योंकि हमें उसने बोला 88 मल्टीप्लाई बाय 132, राइट? तो 88 मल्टीप्लाई बाय 132 उधर किसके बराबर था? एन प्लस 132 के। एन प्लस 132 में हमने माइनस करना था एन माइनस 87। ठीक है, तो बेसिकली जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा एन प्लस 132 माइनस एन माइनस 87। तो ये एन और ये एन ना कैंसिल आउट हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो हमने डायरेक्टली 132 में से 87 माइनस करके ये वाला आंसर लिख दिया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, क्योंकि 1 मार्क का था। तो खैर, एनीवेज, आगे चलते हैं। 8 में से 2 क्वेश्चन हो गए, अब 6 रहते हैं। 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 4/n²। उसने हमें खुद फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। Write down the first 3 terms of the sequence expressing each number in its simplest form। पहली 3 टर्म की बात कर रहे हैं, यानी वो आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 इस फॉर्मूले में पुट करके मुझे आंसर बता दो। तो n अगर हम 1 रखें तो 4/1 का स्क्वायर, ये आपका 4 के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपका n इक्वल टू 2 अगर हम रखें तो 4/2 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? 4/4, इसका आंसर आ जाएगा 1। और लास्ट में अगर हम n को 3 रखें तो 4/3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4/9। तो ये 3 वैल्यू आ रही है। पहला नंबर आपका 4 है, ठीक है, फिर दूसरा नंबर आपका 1 है, और फिर तीसरा नंबर आपका 4/9। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4, 1 और 4/9। इसी तरह आगे अगर हम चलें, द kth टर्म इन द सीक्वेंस इज 1/100। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो आसान लफ्जों में आपको ये कह रहा है कि n टर्म जो है ना, उसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था nth टर्म का? टी एन था आपका 4/n² के बराबर, लेकिन वो n की टर्म में नहीं, वो आपको k की टर्म में बोला है ना। तो हम यहाँ पे टी एन की जगह लिखेंगे टी के इक्वल टू 4/k²। और फिर वो ये बोल रहा है कि जो टी के है ना, ये आपका बराबर है 1/100 के। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/100 इक्वल टू 4/k²। ये हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 4/k²। अब k को सब्जेक्ट बना दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आएगा k² इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये k² इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई, और ये 100 इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा k² इक्वल टू 4 × 100। k² इक्वल टू 400, और स्क्वायर हटाने के लिए जब दोनों साइड पे रूट करेंगे तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और √400 की 100 का आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई 20 की। ओके, यस यस यस, जैनब सही कह रही हो। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में यार एक गलती थी हमारी, और वो ये थी कि असल में हमारा साइन की गलती है। मैं इसको करवा देता हूँ फिर से, 1 मिनट रुको। 88 मल्टीप्लाई बाय 132 आपका बराबर था n प्लस 132 के, माइनस 87 मल्टीप्लाई बाय 131 आपका बराबर था n माइनस 87 के। तो ये हो जाएगा n प्लस 132 माइनस n प्लस 87। ये n से माइनस n कैंसिल, तो एट द एंड आपका 132 प्लस 87 हो जाएगा। और 132 प्लस 87 का आंसर जो आएगा आपके पास, कितना आएगा? 132 प्लस 87, एक मिनट, ये आंसर आएगा 290। तो इसको सही कर लेना, थैंक यू जैनब। तो ये आंसर 290 हो जाएगा। ठीक है, या मुझे जरा यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक समझ आ रही है? चलिए, आगे चलते हैं फिर। आगे हमें कह रहा है पार्ट सी में,
गिवन दैट द mth टर्म, अब देखो फिर से उसने चेंज कर दिया, पहले उसने k की टर्म बोली, अब m की टर्म बोले, यानी सिंपली ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें हमने n की जगह m लगा दें। mth term of the sequence is less than 0.0064, find the smallest value of m। यार देखो, सबसे पहले तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना, इसको हम एक उसमें ले आते हैं, जनरल टर्म में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमें अब देखो, हमारा जो फॉर्मूला था ना टी एन का, वो असल में यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक टर्म का, इट इज लेस देन 0.064, यानी असल में ना वो कह रहे हैं कि टी एन इज लेस देन 0.0064। अब टी एन का फॉर्मूला क्या है? 4/n², 4/n²। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे n की जगह उसने क्या बोले, mth टर्म, तो यहाँ पे हम n की जगह क्या रखेंगे, m। तो 4/m² इज लेस देन 0.0064 को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो, क्योंकि ये पेपर 1 का सवाल है ओ लेवल वालों के लिए। तो 0.0064, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 64/10,000। ठीक है, कैसे किया? हमारा तरीका क्या होता है देखो, आपका डेसिमल के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4, उतने जीरोस हम नीचे लगाते थे डिनोमिनेटर में 1 के साथ, और न्यूमरेटर में हम विदाउट डेसिमल अपने नंबर लिख देते हैं। तो ये आपका बनेगा 64/10,000। तो ये हमारा बनेगा 4/m² इज लेस देन ओवर 64/10,000। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली जो हम लोग बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। ये 10,000 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक काम करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। 4 1 ज़ा 4, और फिर 4 16 ज़ा 64। अब ये 10,000 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये m² इधर जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपका 10,000 इज लेस देन 16m²। और फिर ये 16 आपका इधर आके 10,000 से डिवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 16 इज लेस देन m²। 10,000 डिवाइडेड बाय 16 का आंसर आपके पास आता है 25 इज लेस देन m²। और सॉरी 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 10,000 डिवाइड बाय 16 का आंसर 25 नहीं आता, 625 आता है। मैं फिर भी एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक कर लूँ, जस्ट इन केस गलत ना हो जाए। 10,000 डिवाइड बाय 16, हाँ इसका आंसर 625 आता है। और अब देखो, m² हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे इक्वल टू में दोनों साइड पे अंडर रूट लगा देते हैं, वैसे ही हम इनइक्वालिटीज में भी करते हैं। इधर अंडर रूट लगाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपका आंसर आएगा 25 इज लेस देन m। लेकिन अब पता है, हम ना कभी अपने वेरिएबल को राइट साइड में ही रखते हैं, ये मैंने तुम लोग को इनइक्वालिटी के चैप्टर में बताया था। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो जब भी हम वेरिएबल को अपनी मर्जी से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं ना, तो साइन भी फ्लिप हो जाता है, तो ये हो जाएगा m इज ग्रेटर देन 25। अब देखो, उसने क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। m इज 25 का क्या मतलब है, 25 से बड़ा नंबर। ठीक है, 25 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 25 से बड़ा नंबर 26 आएगा। ठीक है, इसको मैं तुम लोग को नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका नंबर है 24, यहाँ पे आपका नंबर है 25, यहाँ पे आपका नंबर है 26, और आपका बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस बंदे को 25 से आगे जाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन का साइन। तो 25 से जब आगे जाएगा तो किस नंबर पे पहुंचेगा, 26 पे। तो यहाँ पे आपकी जो m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू आपकी 26 आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना, इनइक्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चैप्टर में। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, जो कि इससे मोर और लेस सिमिलर है, जिसमें हमारा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, या 4, 3 कर लिए आई थिंक। अब ये 4th क्वेश्चन पे हम लोग, तो चलो देखते हैं जरा। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एस आर 89 83 77 एंड 71, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एस एन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो, हमने यहाँ पे nth टर्म ढूंढनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखना है कि कितना है। 86 से 83 पे -6 करके जाओगे, 83 से 77 पे -6 करके जाओगे, 77 से 71 पे -6 करके जाओगे। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, -6। पहली टर्म कितनी है, 89। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने अपना
लीनियर सीक्वेंस लगाना है, जिसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1d। ए की वैल्यू आपकी 89 है, प्लस n-1 d की वैल्यू आपकी -6 है। तो 89, ये -6 प्लस n से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6n। ठीक है। और ये -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +6। अब देखो ये 89 और +6 को आपस में ऐड कर दो तो 89 + 6 कितना होता है? 95। 95 -6n आपका इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख देंगे 95 -6n। सलमान, अभी मैं तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। ये जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी, पार्ट टू में आ जाओ। पार्ट टू में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच एस एन इज लेस देन 0। यानी ये एस एन क्या था? ये हमारा ये वाला फॉर्मूला था। वो कह रहा है कि इसको लेस देन 0। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। 95 -6n इज लेस देन 0। ठीक है, जब जरा यहाँ पे काम शुरू करते हैं। ये -6n इधर आके +6n हो जाएगा, तो 95 इज लेस देन 6n। और फिर ये 6 इधर आके 95 से डिवाइड होगा, तो 95 डिवाइडेड बाई 6 इज लेस देन n। और 95 डिवाइडेड बाई 6 का आंसर जो है वो आपके पास आएगा 15.83 इज लेस देन n। हमेशा की ना वेरिएबल आपका राइट साइड पे नहीं होना चाहिए, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा n इज ग्रेटर देन 15.83। अब देखो उसने क्या बोला है, आपको n की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 15.83 से ग्रेटर हो और स्मॉलेस्ट हो। ठीक है। अब जरा इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है, लेट से ये आपका नंबर 14 है, ये आपका 15 है, ये आपका 16 है। 15.83 समवेयर इधर लाई कर रहा होगा, इधर आपका बंदा खड़ा होगा। आपको गाइडलाइन ये मिली है आपके बंदे को कि आपने 15.83 से आगे जाना है। 15.83 से जब आगे मूव करोगे क्या नंबर आएगा? 16। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 16। ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे हम 16 से आगे नंबर लिख सकते थे, अगर अगर यहाँ पे एग्जामिनर ये ना बोलता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर तो उसने फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल दिया ना, तो आपके इमीडिएट नंबर जो आता है नंबर के बाद 15 के इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आता है? 16। तो वो वाला हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यही सेम काम हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। हमारा 25 के बाद इमीडिएटली कौन सा नंबर आता है? 26। तो हम यहाँ पे 26 लिखते हैं। और ये हमेशा आपका होल नंबर में होना चाहिए, इसको डेसिमल में नहीं करते। ठीक है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बंद हो गई है। समझ आई सलमान? ठीक है, चलो जी, आगे इसके पार्ट्स देखते हैं। अब आगे पार्ट्स में हमें कह रहा है द nth टर्म ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस। अब दूसरे सीक्वेंस की बात हो रही है। t इज गिवन बाय, ये हमें t का फॉर्मूला दिया हुआ है n² - 4n। फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर Tn+1 एंड Tn। आसान लफ्जों में पता है, ये ना इन चीजों को देख के घबराना नहीं है। ये n का क्या मतलब है? अगर लेट से n आपका 3 होता तो यहाँ पे n+1 आपका 3+1 होके 4 बन जाता। यानी जो भी ये सीक्वेंस है उसके एक नंबर बाद वाले सीक्वेंस है ना, तो यार यहाँ पे सिंपली ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे n की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैं n+1 पुट कर रहा हूँ, फिर मैं n पुट कर रहा हूँ। अच्छा, n पुट जब करेंगे ना इसमें, तो बेसिकली फॉर्मूला सेम ही रहेगा। हमने बस इस फॉर्मूले में ये n+1 वाली वैल्यू पुट करनी है। तो आ जाओ जरा, फॉर n+1 की वर्किंग। तो Tn था हमारा n² - 4n। हम ढूंढने जा रहे हैं Tn+1। तो n+1 का होल स्क्वायर -4n। अब यार यहाँ पे आपकी फिर से क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटी लगेगी कि दो टर्म्स जब भी आपकी ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस हो रही हो और उनके बाहर स्क्वायर लगा हो, तो ये आप आइडेंटिटी के थ्रू बोलते हो। आइडेंटिटी होती है आपकी a² + 2ab +b² और -4n एग्जिट आगे। तो ये आपका बन जाएगा n² + 2n + 1 - 4n। ये +2n और -4n को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n² - 2n + 1। ये हमारा आंसर आया किसका? ये हमारा आंसर आया Tn+1 का। और Tn का आंसर जो है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। हमने इनको आपस में बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको जरा कर लेते हैं यहाँ पे। Tn+1 - Tn।
टी एन प्लस वन का आंसर है एन स्क्वायर माइनस 2n+1 माइनस टी एन का आंसर है एन स्क्वायर माइनस 4n। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2n+1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 4n। हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट किया करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। फिर ये -2n और +4n आपस में जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा +2n+1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। हमने बस ये बताना था कि टर्म n+1 और टर्म n में कितना डिफरेंस आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टर्म p+1 एंड टर्म p। यार देखो, एग्जामिनर किस चीज में कंफ्यूज करते हैं, वेरिएबल्स में। यहाँ पे उसने टर्म n+1 बोला था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टर्म p+1, यानी सिंपली यहाँ पे n की जगह तुमने p रख देना, ठीक है। द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन t p+1 एंड t p इज 75। बट प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को बताया था, डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस। इसका क्या मतलब है, इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे असल में जो काम उसने इधर किया है ना, इसका जो आंसर आ रहा है 2n+1, ये t p+1 एंड t p का डिफरेंस है। हमने इसको इक्वल टू रख देना है 75 के, ठीक है। तो यहाँ पे जरा शुरू करते हैं। 2n+1, ठीक है, ये आपका टी, एक मिनट, t n+1 माइनस t n का आंसर था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t p+1 माइनस t n। तो ये आपका हो जाएगा 2p+1। और ये हमारी पूरी चीज t p+1 माइनस t n, ये किसके बराबर थी, 75 के। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 75 इक्वल टू 2p+1। ये +1 इधर आके 75 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 74 इक्वल टू 2p। और फिर जब p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 74 के साथ आके 2 डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 39, आई थिंक। 74/2, 37। पी का आंसर आ जाएगा 37। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे अब असल में कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, इस वजह से मैं सवाल करवा रहा हूँ। अदर देन दैट ये हमारा सवाल पीछे वालों से सिमिलर ही है। यहाँ पे हमें कह रहा है अ सीरीज ऑफ शेप मेड ऑफ मैचस्टिक इज शोन बिलो। शेप 1, शेप 2, शेप 3 और शेप 4 में कुछ भी नहीं है, तो पहले पार्ट में हमें कह रहा है ड्रॉ शेप 4। शेप 4 बनाने के लिए पहले हमें थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न क्या है, शेप 1 में ये जो आपकी जमीन पे मैचस्टिक लगी हुई है कितनी बॉक्सेस पे जा रही है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। एक बॉक्स ये हो गया, 2 बॉक्स ये हो गए, 3 बॉक्सेस ये हो गए। शेप 2 में कितनी मैट्रिक्स जा रही है, 1, 2, 3 एंड 4। यानी जो आपका n1 था, फर्स्ट जो आपका शेप था, उसमें उस शेप से 2 ज्यादा मैट्रिक्स थी। अगर शेप 1 था तो 3 मैट्रिक्स लगी, अगर शेप 2 था तो 4 मैट्रिक्स लगी। शेप 3 में कितनी लगनी चाहिए, 5। जरा काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि शेप 4 में कितनी लगेंगी, 7। तो 7 जरा बनाना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। बाकी की मैं इधर बना रहा हूँ, 5, 6 एंड 7। अब फिर आ जाओ इस वाली लाइन पे, ये वाली। अगर शेप 2 की बात हो रही है तो ये कितनी मैट्रिक है, 1, 2, 3। अगर शेप 1 की बात हो रही है तो 2 है। यानी जो भी आपका शेप नंबर है उससे एक मैट्रिक ज्यादा ये वर्टिकल ऑर्डर में लग रही है। शेप 1 में 2 लगी, शेप 2 में 3 लगी, शेप 3 में कितनी लगनी चाहिए, 4। तो 1, 2, 3। इसी तरह शेप 4 में कितनी लगेंगी, 5 मैट्रिक। तो ये चलो 5 बना देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यही सेम चीज आपकी इधर बनेगी, बन गई है यहाँ पे। और फिर मुझे एक चीज बताओ, भले शेप कोई भी हो, ऊपर बस एक ही मैट्रिक है, तो इनको बस अब एक मैट्रिक लगाते हैं इस तरीके से, इधर इस तरीके से, और फिर ये नीचे आके आपकी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का काम था, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो पुराने वाले शेप होते हैं उनके थ्रू देख के आपने नया बनाना होता है। इसको आप अपना उसमें इंक्लूड कर सकते हो पैटर्न के सवाल में, ठीक है। पार्ट बी पे आ जाओ। द टेबल शोज द नंबर ऑफ मैट्रिक यूज टू शेप मेक शेप 1 एंड 2। शेप 1 में 12 लगी हैं, शेप 2 में 18 लगी हैं, शेप 3 और शेप 4 में कितनी लगी हैं। तो अगर हम नोट करें तो शेप 12 और 18 में कितना फर्क है, +6 का।
लेकिन हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बाद अगला नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें शेप थ्री की ना मैजिक काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जरा काउंट करने पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 24 मैजिक है शेप थ्री में। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। 18 और 24 में कितना फर्क है? +6 का। यार सेम नंबर ऐड होता हुआ जा रहा है। सेम नंबर ऐड होने का क्या मतलब है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो फोर्थ पे कितना आएगा? 24 में +6 कर देंगे। तो 24 में +6 करेंगे तो शेप फोर में आपकी 30 मैच 6 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आंसर। आगे आ जाओ। कंप्लीट द टेबल फॉर शेप 3 and 4, ये काम हमने कर लिया। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ मैजिक यूज टू मेक शेप n, यानी आपको n टर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो चलो, अर्थमेटिक सीक्वेंस था ना, 12 18 24 और 30। तो ये 12 आपकी ए की वैल्यू है। डिफरेंस इनका कितना था? +6 का। ये +6 आपका डिफरेंस है। फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1d। ए की वैल्यू 12 है, प्लस n - 1 को ऐसे ही छोड़ेंगे। डिफरेंस कितना है? 6 का। चलो सॉल्व करते हैं। 12 + 6n - 6 और +12 और -6 आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये आपका बचेगा 6 + 6n। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम चाहो तो अगर नंबर कॉमन आ रहा हो ना कभी, तो कॉमन ले लिया करो। ठीक है, ये आपको कभी कभी आगे वाले पार्ट में हेल्प कर दिया करेगा। तो जैसे हम 6 कॉमन लें तो आपका अंदर बचेगा 1 + n। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन ले लो तो आपको आगे वाले पार्ट में हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम 6 1 ब्रैकेट 1 + n। आगे क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई देयर इज नॉट अ शेप दैट इज मेड ऑफ 100 मैच 6। अब देखो, मैंने अभी एक बात बोली ना कि कॉमन ले लो तो फायदा हो जाएगा। यार अब मुझे एक चीज बताओ, एन की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, लेट से एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये 3 हमेशा मल्टीप्लाई किससे हुआ करेगा? 6 से। तो भले कुछ भी कर लो, एन की अंदर कुछ भी वैल्यू हो, एट दी एंड वो मल्टीप्लाई तो 6 से हो रहा है ना। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये पैटर्न्स बने हुए हैं, ये जो हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं, ये 6 के मल्टीपल है। यानी ये 12 6 का मल्टीपल है, 18 6 का मल्टीपल है, 24 6 का मल्टीपल है, 30 भी 6 का मल्टीपल है। 6 के टेबल पे 12 2 पे आते हैं, 18 3 पे, 24 4 पे और 30 5 पे। तो क्या हमारा 100 मैच 6 का काम बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 100 आपका 6 का मल्टीपल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसको किस तरह से लिखें यार, 1 मार्क के लिए। इसको चलो लिख लेते हैं, सिंस द patterns that are made according to formula 6 + 1 + n are multiples of 6, 100 cannot be, बल्कि नहीं, 100 कैन नॉट, इसको ये इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम देयर विल बी नो शेप दैट इज मेड मैथ 6। यहाँ मैंने थोड़ी लंबी करके लिखी है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे आसान लफ्जों में कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 लाइंस में। बस पॉइंट ये है कि उसको प्रूव कर देना कि ये 100 जो है ना, ये आपका 6 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, मैंने ये चीज़ तो लिखी नहीं, 100 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। उसको बस ये प्रूव करना है कि आपका जो भी आंसर आएगा ना, वो 6 के मल्टीपल्स में आएगा, और ये 100 आपका 6 का मल्टीपल नहीं होता है। तो इस तरीके से इसके आंसर देने होते हैं, और इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका मैंने एक और इस तरह का क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक रखा है या नहीं रखा, रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इस तरह का कुछ काम हो रहा होगा और इसको हमने प्रूव करना होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कितने क्वेश्चंस रह गए? 1 2 3, बस आखिरी के 3 क्वेश्चंस रह गए और फिर छुट्टी है। चलो जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स इज मेड यूजिंग ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स। अब आवाज है क्लास में?
अब आज ये तुम्हारा वाला क्वेश्चन है तो देख लेना। द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स इन ईच डायग्राम इज शोन बिलो इन द टेबल बिलो। हमारे पास दो डॉट्स हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो डायग्राम के नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स, पहले वाली डायग्राम में एक वाइट काउंटर है और 0 ब्लैक काउंटर्स हैं, इसी तरह सबके साथ किया हुआ है। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स की बात हो रही है, कौन से नंबर दिख रहे हैं? 1 4 9 16 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका, हमेशा अगर 1 से स्टार्ट हो तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा एन स्क्वायर हो जाया करता है। ठीक है। और इसके अगर आगे के दो नंबर्स प्रिडिक्ट करने हैं तो 16 के बाद कौन से परफेक्ट स्क्वायर आते हैं? 25 एंड 36। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ। 0 2, हाँ, 0 2 6 एंड 12। 0 से 2 में +2 करके जा रहे हैं, 2 से 6 में +4 करके जा रहे हैं, और 6 से 12 में +6 करके जा रहे हैं। 2 और 4 में कितना फर्क है? +2 का। 4 और 6 में कितना फर्क है? +2 का। क्या लगना चाहिए यहाँ पे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन वो कितने मार्क दे रहा है आपको इसके? 1 मार्क। 1 मार्क का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लंबी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे, वर्टिकल पैटर्न लगाएंगे। यार ये 0, ये 2, ये 6, ये 12 कैसे बन रहा होगा? आई थिंक ये 1 में से 1 माइनस किया है, ठीक है, तो ये 0 बने। ये 4 में से 2 माइनस किया है तो ये 2 बने। ये 9 में से 3 माइनस किया है तो ये 6 बने। ये 16 में से 4 माइनस किया है तो ये 12 बने। ठीक है। तो ये 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 बनेगा। ये 36 में 6 माइनस करोगे तो 30 बनेगा। ठीक है। और जहां तक इसके फॉर्मूले की बात है तो यार ये 1 2 3 4 5 6 का फॉर्मूला हमेशा एन होता है। और हम क्या कर रहे हैं, इस एन स्क्वायर में से इस एन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन का। ठीक है। शयान लंबी कर सकते हो लेकिन टाइम जाया करोगे और मार्क्स पे फिर तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा एट दी एंड। तो करना चाहो तो कर सकते हो अगर ये वर्टिकल पैटर्न समझ ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वर्टिकल पैटर्न तुम स्किप ही कर दो। ठीक है। खैर, एनीवेज आगे चलते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स। यार वाइट काउंटर्स का क्या फॉर्मूला था? एन स्क्वायर। यहाँ पे लिख दोगे एन स्क्वायर। बस ये इतना सा काम है। आगे, by considering the number patterns in the table, write an expression in terms of n for the number of black counters। उसने इतनी लंबी की है सिर्फ ये बोलने के लिए कि नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स बता दो। और अच्छा, नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स नहीं, उसका nth का फॉर्मूला बता दो। तो नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है? एन स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे एन स्क्वायर माइनस। और फिर आखिरी में क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स इन द 20th डायग्राम। यार टोटल में देखो दो चीजें आएंगी। सबसे पहले आपके एक तो व्हाइट डॉट्स होंगे और एक ब्लैक डॉट्स होंगे। अब देखो व्हाइट का फॉर्मूला एन स्क्वायर था और ब्लैक का फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस एन था। इन दोनों को मिला के ही टोटल बनेगा ना। तो हमने ये बताना है कि 20th में आपके कितने वो बनेंगे डॉट्स। तो फॉर्मूला एक है हमारा एन स्क्वायर और एक फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस एन। इसमें सिंपली एन की जगह 20 रखना है। ठीक है। तो एन की जगह यहाँ पे अगर 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। ठीक है। और अगर दूसरी जगह पे 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर -20, 20 का स्क्वायर 400 -20, इसका आंसर आएगा 380। तो एक आंसर आपका आया 400 और एक आंसर आपका आया 380। इन दोनों को बेसिकली प्लस कर देना है। सो 400 + 380, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 780। ठीक है। ये चीज थी और आसान सा क्वेश्चन था। और इसमें सच कुछ ऐसा है नहीं जो कि हम लोग नया कर रहे हो। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस था, परफेक्ट स्क्वायर का सीक्वेंस था, और फिर डायरेक्टली हमने इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर बता देना था। ठीक है। एक और क्वेश्चन हो गया हमारा। बस अब आखिरी के दो क्वेश्चन हैं और आई बिलीव कि ये वो वाले क्वेश्चन थे जिसमें बच्चे को फंसना था। वेट मैं चेक कर लूँ। हाँ, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं। और ये दो क्वेश्चन में हम लोग थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। अब बस यार, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो तुमने भेजा था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो उससे सिमिलर मुझे ये क्वेश्चन मिला था। तो अगर वो क्वेश्चन हो ना तुम्हारे पास जो जिसमें हम फंसे थे, तो वो वाला मुझे भेज देना, तो वो वाला मैं करवा दूंगा। ठीक है। चलो, आ जाओ यहाँ पे। The sequence of diagrams below show a small black and small white squares in an arrangement to form large squares। अब देखो तीन डायग्राम्स हैं और तीनों डायग्राम में ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स का काम हो रहा है। The table below shows the number of black
एंड वाइट स्क्वायर्स इन ईच डायग्राम। डायग्राम 1 2 3 एंड 4 है, और सबसे पहले ब्लैक, पहली वाली डायग्राम में 5 ब्लैक स्क्वायर्स हैं, वाइट आपके 4 है, और टोटल 9 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 5 से 13 में कैसे जा रहे हो? 5 से 13 में आई बिलीव +8 करके जा रहे हो। 13 से 25 में कैसे जा रहे हो? 13 से 25 में +12 करके जा रहे हो। मुझे जरा तुम लोग बताओ कि अगर 25 से आगे जाना, क्या नंबर ऐड होगा यहाँ पे? हाँ यार, अब्बास मेरे पास यार गुम हो गया था वो, तो वो मुझे भेज देना जरा फिर से। 16। ठीक है, 16 कैसे आया यहाँ पे? देखो, सबसे पहले हमने नंबर ऐड किया 8 का, ठीक है, फिर हमने नंबर ऐड किया 12 का। तो 8 और 12 में कितना फर्क है? 4 का। तो यानी हम इस 12 में भी जब +4 ऐड करेंगे ना, तो 12 + 4 कितना होता है? 16। तो 25 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर आएगा 41। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ अगले सीक्वेंस की बात करें, तो 4 और 12 में कितना फर्क है? आई थिंक 4 और 6, और इसमें भी 8 का फर्क आ रहा है। ठीक है, फिर 12 और 24 में कितना फर्क है? इसमें भी 12 का है। यानी देखो सेम चीज हो रही है, 8 और 12 का फर्क है। तो अगला वाला फर्क कितना होना चाहिए? अगला वाला फर्क +16 का होना चाहिए। तो 24 + 16, ये आपका हो जाएगा 40। और फिर आखिरी में क्या कह रहा है? आखिरी में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स। तो यार ब्लैक 41 थे, सीक्वेंस 4 में ब्लैक 41 थे, वाइट 40 थे। इनको प्लस कर दो, 41 + 40 कितना होता है? 81। ये आपका इसका आंसर आ गया। और इस 81 को ढूंढने का एक और तरीका था, अगर तुम यार नोट करो तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स है। 9। अच्छा, एक यहाँ पे ना बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है। परफेक्ट स्क्वायर आपके होते हैं 1 4 9, फिर फिर आपका होता है 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर आपका आता है 8 का 64, और फिर 81। यहाँ पे उसने 1 से तो स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया ही नहीं, 4 से भी स्टार्ट नहीं किया, 9 से स्टार्ट किया, फिर 16 स्किप मारा, 25 आया, फिर 36 स्किप मारा, 49 आया, फिर 64 स्किप किया, फिर 81 आया। इसका जरा ख्याल रखना। अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे जरा वापस आएंगे। पार्ट ए में कह रहा है फॉर ईच डायग्राम हाउ मेनी मोर ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर देन वाइट स्क्वायर्स। एक डायग्राम में कितने ब्लैक स्क्वायर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू व्हाइट? तो यार व्हाइट 4 थे तो ब्लैक 5 थे, व्हाइट 12 थे तो ब्लैक 13 थे, व्हाइट 24 थे तो ब्लैक 25 है, व्हाइट 40 है तो ब्लैक 41 है। यानी एक एक ज्यादा है, तो यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1। जितने व्हाइट होंगे उससे एक ज्यादा ब्लैक का होगा। आगे आ जाओ पार्ट बी पे। ऑन द टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4। ये तो हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, इसका एक मार्क हमें मिल गया पहले। पार्ट सी में कह रहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स इन डायग्राम एन। चलो जी, ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर यानी हमने इसका सीक्वेंस बताना है। अब ये हमने 81 कैसे निकाला था? हमने व्हाइट स्क्वायर और ब्लैक स्क्वायर, इसका कॉन्सेप्ट, इनके पैटर्न को प्लस किया, तो ये आया। अब इसका ना हमें पहले पैटर्न निकालना पड़ेगा। ये पैटर्न कैसे निकल रहा है? तो मैं इसको जरा नीचे लिख रहा हूँ पूरी चीज को। 5 13 25 16, और एक पैटर्न था आपका 4 12 24 और 40। ऐसा ही है? चलो, अब मुझे बताओ 5 और 13, 8 का फर्क था, 13 और 25 में 12 का फर्क था, 25 और, अच्छा ये 16 नहीं था, ये कुछ और लिखा होता है, 1 मिनट, 25 और 41 था, मैंने 16 लिख दिया गलती से। तो ओहो, 1 मिनट, अच्छा 25 और 41 में 16 का फर्क था, और फिर 8 और 12 में 4 का फर्क था, 12 और 16 में भी 4 का फर्क था। और फिर सेम चीज हमारे राइट साइड वाले सीक्वेंस के साथ है। 4 और 12 में 8 का फर्क है, 12 और 24 में 12 का फर्क है, 24 और 40 में 16 का फर्क है, और इनके डिफरेंस दोनों के 4 आ रहे हैं। अब या तो तुम यहाँ पे ये कर सकते हो कि बहुत लंबी करो, पहले इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालो, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालो, और उनको आपस में प्लस कर दो। ठीक है, ये मैं पहले से बता दूं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है।
ठीक है, एक मार्क के लिए इतनी लंबी करनी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको देखते हुए ना काम करना है। तो सबसे पहले अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ 149 वगैरह को। ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 25 5 का स्क्वायर है। ये 49 7 का स्क्वायर है। ये 81 9 का स्क्वायर है। यार तुम लोग जरा नोट करो, एक चीज ऐसी है जो सब में आ रही है, क्या आ रही है, 2। तो यहाँ पे मतलब हमारा स्क्वायर जो है ना वो तो आएगा ही आएगा। अब अंदर हमने कुछ काम करना है। और अब हम लोग अगर देखें इसको, तो असल में जो हमारे नंबर्स है ना, नंबर्स क्या है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, तो पैटर्न ये कह रहा है कि हमारा स्क्वायर लाजमी आना चाहिए। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं यहाँ से तो क्या बचेगा, 3 5 7 और 9। 3 से 5 में कैसे गए, +2 करके। 5 से 7 में कैसे गए, +2 करके। 7 से 9 में कैसे गए, +2 करके। सेम नंबर ऐड होता हुआ जा रहा है। कौन सा सीक्वेंस है ये, अर्थमेटिक है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, पहला नंबर यहाँ का। डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, जो कि नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर्मूला लगाओ, a+n-1 d। ए की वैल्यू 3 है, प्लस n-1 डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 3+2n-2। 3 और 2 आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बनेगा 1+2n, ठीक है। ये हमारा आंसर आया किसका, जो कि ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या था, ब्रैकेट के बाहर आपका स्क्वायर था। तो असल में जो हमारा सीक्वेंस का आंसर बनेगा ना, वो बनेगा 1+2n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि पहली दफा इस तरह की चीज कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी आपकी चीजें आ सकती हैं। चाहते तो लंबी कर लेते हैं, इसका क्वाड्रेटिक निकालते, इसका क्वाड्रेटिक निकालते, उनको प्लस कर देते, एट दी एंड आपका आंसर यही वाला आना था। लेकिन शॉर्टकट्स भी हैं, एक मार्क के लिए टाइम बचाना है, तो उस पर हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया। दिखने में तो ये क्या सीक्वेंस का काम लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न था। पैटर्न क्या था, यहाँ पे आपका स्क्वायर सब में आता था, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पैटर्न हमारा ये कह रहा है कि स्क्वायर सब में आ रहे हैं, तो अंदर क्या नंबर बचे, 3 5 7 9, हमने उनका अर्थमेटिक निकाल लिया। ऑल दो देखने में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको कर नहीं सकते थे। इस वजह से हमने क्या किया, हमने ये वाला पूरा तरीका लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। और आखिरी के 6 मिनट रहते हैं मीटिंग एंड होने में, और आखिरी का क्वेश्चन रहता है। कोशिश करते हैं 6 मिनट में एंड हो जाए, नहीं हुआ तो फिर वापस से एक मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। चलो जी, क्वेश्चन में कह रहा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 9n+4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू 2012। अब देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्लोजेस्ट का, ठीक है। अगर आपको वो कह रहा है कि आप वो टर्म बता दो, ठीक है, उस टर्म की वैल्यू बता दो जो 2012 से करीब है। आसान लफ्जों में आपने इस फॉर्मूले को ना इसके इक्वल टू रखना होता है। तो 9n+4 इक्वल टू, ओहो, 9n+4 इक्वल टू 2012। यहाँ से n को जरा सब्जेक्ट बना, तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, 9n = 2012 - 4। तो ये हो जाएगा 9n = 2008, और फिर 9 आके इधर डिवाइड होगा, तो 2008 / 9। 2008 / 9 का आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 223.111। अब देखो, मैंने हमेशा ये एक बात बोली है कि आपकी जो टर्म नंबर है ना, ये जो एन है, ये कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। ये हमेशा होल नंबर में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या इस तरह का कुछ होता है। लेकिन आपका इस तरह से डेसिमल में आंसर नहीं आता है। तो हम ऐसे केस में क्या बोलते हैं, या तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, 223 है ना, 223 किन दो नंबर के बीच में लाया कर रहे हैं, 223.1 एक 223 के बीच में लाया कर रहे हैं, और एक 224 के बीच में लाया कर रहे हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 223 में जाना है या 224 में। तो उसका आसान जवाब ये है कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हों तो आप उसमें से 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जेब में 223.11 पैसे पड़े हुए हैं, तो हम 223 खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये 223 हमारा एन का आंसर है। लेकिन मजे की बात है, यहाँ पे उसने एन नहीं पूछा आपसे, उसने आपसे एन की वैल्यू पूछी है कि एन पे, इस एन की वैल्यू पे आपका क्या आंसर आएगा। तो हम इस एन की वैल्यू को वापस अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 9n+4 था, तो 9 × 223 + 4,
223 मल्टीप्लाई बाय 9 + 4, ये आपका इसका आंसर आएगा 2011। अब देखो ये वो टर्म आ गई आपकी जो कि सबसे करीब है 2012 से। अच्छा, मैं एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर कर दूं। उसने बोला था द वैल्यू ऑफ द टर्म। वैल्यू ऑफ द टर्म का मतलब होता है आपको एन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। अगर वो बोलते ना कैलकुलेट द टर्म, तो फिर ये 223 का आंसर लिखते हैं। तो दोनों चीजों के लिए तुम लोगों ने रेडी रहना है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 2011, आपका वो आंसर है जो 2012 से सबसे ज्यादा करीब है। चलो जी, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब है? माइनस बिटवीन द 10th एंड 6th टर्म। यार हमारा जो फॉर्मूला है ना, 9n + 4, इसमें एक दफा n की वैल्यू हमने 10 रखनी है और एक दफा n की वैल्यू 6 रखनी है। चलो शुरू करते हैं इसको। तो 9 × 10 + 4, 9 × 10 = 90, और 90 + 4 कितना होता है? 94। और फिर यहाँ पे जब n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 9 × 6 + 4, 9 6 कितना होता है? 9 6 54, और 54 + 4 आपका हो जाएगा 58। डिफरेंस का फॉर्मूला याद रख लो। डिफरेंस का फॉर्मूला है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। बिगर वैल्यू क्या है यहाँ पे? 94, माइनस स्मॉलर वैल्यू क्या है? 58। 94 - 58 कर दो, ये आपका आंसर आ गया 36। ठीक है, ये चीज हो गई है। आखिरी के दो पार्ट हैं, और क्या कह रहा है देख लेते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई टर्म। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसने डिफरेंस किसमें पूछा? 10 और 6 में। यहाँ पे उसने 10 और 6 की जगह एक्स और वाई रख दिया। तो हम भी यही करेंगे, वापस फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? 9n + 4। एक दफा n की वैल्यू x रखेंगे, एक दफा n की वैल्यू y रखेंगे। तो अगर हम x रखें तो ये हो जाएगा 9x + 4, और अगर y रखें तो ये हो जाएगा 9y + 4। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9x + 4 माइनस 9y + 4, ये बन जाएगा 9x + 4 माइनस 9y - 4। तो ये +4 - 4 कैंसिल, आपका आंसर आया 9x - 9y। और मैंने तुम लोग को एक बात बोली थी कि अगर आपके आंसर में कुछ कॉमन आ रहा हो ना, तो उसको कॉमन ले लिया करो। तो यहाँ 9x - 9y में 9 कॉमन आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 9 ब्रैकेट x - y। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, और बस अब आखिरी पार्ट है हमारा। आखिरी पार्ट क्या है? कह रहा है हेंस एक्सप्लेन। हेंस का मतलब है ऊपर वाला पार्ट यूज करना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस टू डिफर बाय 123। यार इन दोनों टर्म का डिफरेंस 123 क्यों नहीं आएगा? अगर हम x की एक वैल्यू रखें, y की एक वैल्यू रखें, कुछ भी रखें, ठीक है, लेट्स से 2, लेट 3 और 2 रख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं और y की वैल्यू 2 रख रहे हैं। कितना फर्क आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? 1 का। और ये 1 एट दी एंड 9 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यानी जो आपके आंसर आ रहे होंगे ना, वो 9 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे। और यहाँ पे आपका 123 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे जो अभी हम पीछे वाले पार्ट में लेके आए थे। हम ये लिखेंगे कि सिंस 123 is not a multiple of 9, which means that any two terms of this sequence cannot differ by 123। मैं लिखवा नहीं रहा, तुम लोगों को इस तरह का एक पहले लिखवा दिए। ये वाला पार्ट कहाँ गया? ये वाला पार्ट। इस तरीके से तुम लोग इसको कर लेना। हाँ, लिख सकते हो 123 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, बस रीजन दे देना कि 123 को क्यों बोल रहे हो ये चीज, तो उसको रीजन के लिए तुम ये वाली चीज लिखोगी, ये वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो बस यार आज के लिए ये रखते हैं।